Sikkim, a Himalayan postcard. But behind the beauty, a crisis runs that no one's talking about. A place that looks peaceful, a place that feels untouched, a place where struggles go unseen, is silently falling apart. Suicide cases continue to rise in Sikkim, with incidents being reported almost on a daily basis. According to the National Crime Records Bureau, in 2022, Sikkim recorded 43.1 suicides per lakh population, more than 3 times India's national average of 12.4, the highest rate in the entire country. Behind this tragic toll, one reason keeps surfacing: drugs. Prescription pills, cough syrup, and illegal substances. Cheap, easy to find, and dangerously addictive. In Sikkim's quiet towns, they are easier to access than help. पैसा चोरी करना, बीवी का पैसा निकाल के दरा से ले जाके इंसिडेंट करना, ये पूरा बढ़ता है। ड्रग जब पहले बार लिया था तो ये नहीं सोचा था हमने, बाद में लेकिन ड्रग लेते लेते गया, बढ़ता बढ़ता डोज बढ़ता गया। बाद में क्या हो कि ड्रग ने हमें लेना शुरू कर दिया। Cut off by mountains, burdened by stigma, and overlooked by the state, mental health in Sikkim is barely spoken about. The state stands at a turning point. People come for adventure, for peace, for the high. For every tourist chasing a high, someone else is battling a darker one. How did it come to this? A crisis silently claiming lives across ages and genders. And what will it take to turn it around? This is the story of a beautiful state, quietly breaking. मेरा बचपन गैंगटॉक में गुजरा। गैंगटॉक में पैदा हुआ। गैंगटॉक में मैं बचपन से वहीं पे मैं बड़े होके, फिर मैं बीच में क्लास 8 में मैं मंगन आया। मंगन आके मैं अपने कज़न आंटी के साथ रह के मैं वहाँ पे स्कूल पढ़ना, मैंने वहीं पे स्कूलिंग किया मंगन में जी। उसके बाद क्लास 8 पास होने के बाद फिर मैं गैंगटॉक गया घर में। तो गैंगटॉक जाके मैं घर में बैठ के स्कूल पढ़ रहा था। तो स्कूल जा रहा था तो फर्स्ट ड्रग का जैसा कि मान लेना कि मेरे हाथ में ड्रग कैसे आया। क्योंकि मेरा कज़न ब्रदर ने उस समय दवाई दुकान में फ्रीली मिलता था। उन्होंने मुझे एक छोटा सा पेपर में लिख के दिया कि ये खरीद के लेके आना बोल के। तो मैं तो पता नहीं था वो क्या है कैसा है, लेकिन मैं लेने गया ड्रग दुकान में, दवाई दुकान में लेने गया। तो मैंने वो चिट्ठी दिया, छोटा सा पर्ची दिया। तो उन्होंने छोटे छोटे बोतल बहुत सारे निकाले और प्लास्टिक में रैप करके मुझे दे दी। और प्लास्टिक में रैप करके मैं लेके आया और मैंने कज़न ब्रदर को दे दी। और उस समय हम लोग को चर्च का एक प्रोग्राम था, यूथ कन्वेंशन था। तो हमें गैंगटॉक से गोरुबथान जाना पड़ता था। तो मेरा कज़न ब्रदर ने गैंगटॉक बस में चढ़ने से आगे वो एक बोतल निकाल के पूरा पी लिया। और मेरे को तो सरप्राइज़ लगा कि एक चीज़ क्या है। और उसके बाद देखता हूँ कि मेरा कज़न ब्रदर पूरा मूडी बन गया ना, वो एकदम जॉली टाइप, खुशी हो रहे, गाना गा रहे, ये क्या है ऐसा। फिर मेरे पास 5 बोतल ख़रीदा था, अभी भी मुझे मालूम है। 5 बोतल में 1 बोतल ख़त्म कर दिया, 4 बोतल मेरे पास था। तो 4 बोतल में मैंने एक निकाल के उनको पूछे बगैर, उनको मैंने नहीं बताया, उसमें से मैंने आधा ले लिया। तो आधा लेने के बाद मेरे को भी इतना एक प्रकार के मूड चेंज होता है ना, मूड ऑल्टरिंग दैट, कि खुश हो जाना, जॉली टाइप, गाने का मन। और उसके बाद हम बस में
चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद वी वेंट टू गैंगटोक टू गोरुबथान। मुझे पता नहीं लगा कैसे पहुंच गया, कैसे वहाँ पे गाना गाते गाते सड़क में गया। एक प्रकार के जो मज़ा आता है ना, शरीर में जो वाइब देता है, वो प्रकार के मिलने लगा। देन दैट वाज द फर्स्ट डे दैट मेरे लाइफ में ड्रग का, और मैंने अंदाज लगाया कि मैंने उस बरस में 16 बरस का था। आई वॉज ओनली 16 years old। उसके बाद फिर मैंने गैप कर दिया। मैंने अपने आप नहीं खरीदा दुकान में जाके। सेकेंड टाइम हवाई फिर मैं ड्रग में कैसा लगा कि मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक लड़का मिला, काफ़ी बड़ा लड़का था और वो हाथ में कुछ बना रहा था ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आज्ञा स्कूल कहाँ पर है? आज्ञा मीन्स ब्रदर, बिग ब्रदर है ना, सिक्किम में कहते हैं। तो बिग ब्रदर यहाँ स्कूल कहाँ पर है बोला। तो उन्होंने बोला कि यहीं ऊपर है, थोड़ा जाओ ना बोला। जैसे मैं क्लास में जा रहा था, अंदर बैठा, तो वो बड़ा लड़का भी वहीं आया। फिर बोला कि अरे आप भी इसी क्लास में दोनों है ना। तो फिर दोनों बेंच पे साथ बैठे। तो उसने जो हाथ में बना रहा था, जो रास्ता में मिला, वो था मैरिजुआना, दैट वाज अ ग्रास। और उनके साथ फिर क्या हुआ कि स्कूल के छुट्टी होने के बाद फिर निकलना साथ। फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि मैं तो ये खाता हूँ, ये मैंने बोला मैं भी लेता हूँ। तो बहुत पहले लिया था ड्रग, तो लेट्स ट्राई मैरिजुआना आल्सो। सिगरेट तो लेता ही था, तो फिर सिगरेट वो मैरिजुआना भी लेना था शुरू कर दिया। किसी को सिलगुड़ी से मंगाना, फिर गैंगटोक में कई दवाई दुकान में ढूंढना, तब मैंने स्टार्ट थोड़े थोड़े करके ना वो लेना शुरू कर दिया जी। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू देहरादून, बैचलर ऑफ थियोलॉजी किया देहरादून में, असल में पढ़ा। तो फिर देहरादून में भी पढ़ा, तो वही फिर दवाई दुकान वहाँ पे तो पूरा है। वो जब ख़त्म किया तो मैं गैंगटोक में आया। उसके बाद चर्च ने मुझे एक गैंगटोक में एक छोटा सा काम दिया, लाइक ए मिशनरी जॉब टाइप का। लेकिन उस समय भी मैं पूरे ड्रग ले रहा था, तो वो मैं काम पूरा नहीं कर पाया। तो वो काम पूरा नहीं करने के बाद फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ड्रग के कारण। तो माय ब्रदर सेंट मी मंगन। और उस समय यहाँ आके मुझे एक आइडल नर्सरी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे टीचिंग का काम मिला। और काम करता समय 1995-96 में आई मेट माय वाइफ जो है, उनको मिला मुझे। तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट 2 hours वॉक करके एक स्कूल था, कल्लू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे टीचिंग करता था। मंगन आके मैं वाइफ के साथ 2 साल तो शादी ऐसे ही बैठा साथ साथ, दोनों हम लोग साथ रहते थे एक रेंटेड हाउस में। उसके बाद हम लोगों ने 97 में शादी की और 98 दिसंबर में हमारा 29 दिसंबर में बेटी का जन्म हुआ गैंगटोक हॉस्पिटल में। उस समय बहुत एक प्रॉब्लम हुआ मेरा ड्रग के वजह से। पहले तो मैं उनको सब्सटेंस एब्यूज़ में है वो पता नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं था। फिर बाद में जब बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद में मुझे पता चलता गया, उसका भी वो सेवन करना बढ़ता गया। तब मुझे पता चला कि ये ड्रग एब्यूज़ कर रहा है। पहले तो लाइटली लेता था मेरा वाइफ, उनको पता था मैं ड्रग लेता हूँ। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम दोनों जब गैंगटोक में गए थे, तो उनका डिलीवरी गैंगटोक हॉस्पिटल में हुआ मेरा बेटी का। तो उन्होंने वीआईपी में पैसे कुछ रख के गैंगटोक घर में नाम में वहाँ रखा था, और मैंने इधर उधर करके वो
वीआईपी खोल दिए और खोलने के बाद वो पैसा सब मैंने ड्रग में यूज़ कर दिया था। यूज़ करने के बाद वहाँ पे एक भी पैसा नहीं था। तो मुझे अभी भी पता है वो 100 का एक बंडल था, तो उसमें से धीरे धीरे करके मैंने सब ड्रग में यूज़। तो बाद में जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, बेटी को घर ले गया नाम में हॉस्पिटल गैंगटॉक से, तो ले जाके वाइफ ने बोला कि अब इनका थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है, ये लेके आना है। तो उन्होंने जैसे वीआईपी खोला तो पैसा नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ गया पैसा। तब उनको पता लग गया कि इसने किस में स्टार्ट कर दिया, ड्रग में सब ख़त्म। तब से देन द फैमिली में एक प्रॉब्लम होता है ना, बढ़ते बढ़ते जाना स्टेप वाइज, वहाँ से ज़्यादा बढ़ने का शुरू हो गया। उसके बाद फिर भी मैंने ड्रग कम नहीं किया, फिर और भी मेरा डोज बढ़ता बढ़ता गया। प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण से घर में रात भर झगड़ा होना, तो थोड़ा सुसाइड का भी थॉट आया। तो एक बार मैंने रस्सी भी खरीद के लेके आया, वो लेके आया। मैंने सोचा कि आज रात में कर लूँगा। मैं सोया, मैं सोने गया रात को, तो डिफरेंट बेड में गया और बेटी और वाइफ डिफरेंट बेड। तो वाइफ ने आके उस समय मेरे को क्वेश्चन किया कि आज रात क्यों अकेला सो रहा है, हमेशा अंदर सोता है। तो उन्होंने जैसा ब्लैंकेट उतारा तो वो रस्सी में पकड़ के सोया था, वो हैंग करने के। वो रस्सी दिखा नहीं रहा था, वो रस्सी पीछे रखा था उसने, वेस्ट के अंदर रखा था। तब मैंने उसको वहाँ से निकाला। उन्होंने जब मेरे को ये रस्सी के साथ मिला, जब ब्लैंकेट जैसे निकाल के अंदर ले गया और बेटी के सामने सुला दिया, तब वो बहुत रोए। और उन्होंने मुझे फिर कुछ डांटना साटना ना, थोड़ा सा साइलेंट हो गया। झगड़ा फिर 1-2 दिन फिर कम हो गया। तो उनको भी पता था कि ये लड़का प्रॉब्लम में है, ड्रग का प्रॉब्लम में भी है, फैमिली का प्रॉब्लम में भी है, ये उनको पता था। लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे को, एक वाइफ है ना, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। अभी तो मेरे को अभी समझ में आता है कि मेंटल हेल्थ भी ऐसा है। पहले तो इसके बारे में किसी को वो आइडिया नहीं था। अभी तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो रहा है। पैसा चोरी करना, बीवी का पैसा निकाल के दराज से ले जाके इंसिडेंट करना, ये पूरा बढ़ता है। ड्रग जब पहले बार लिया था तो ये नहीं सोचा था हमने। जब मैंने बोला ना आपको, जब कज़न ने खरीदने भेजा था मुझे फर्स्ट डे, ये सब हमको पता नहीं था कि ये तक पहुंचाएंगे हमें। बाद में लेकिन ड्रग लेते लेते गया, बढ़ता बढ़ता डोज बढ़ता गया। बाद में क्या हुआ कि ड्रग ने हमें लेना शुरू कर दिया। ड्रग ने हमको पकड़ लिया कि रात को सोते वक्त भी वही चाहिए, सुबह उठा वही चाहिए, दिन में कहीं चाहिए वही चाहिए, कहीं शादी में जाना वही चाहिए, किसी का मरण हो गया वहाँ भी वही चाहिए। तो इस तरह के से लाइफ बना देता है ये ड्रग। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो लास्ट इंसिडेंट है, जब किसी ने मुझे चिकन दिया। मंगन बाज़ार गया था मैं, तो किसी ने ऑलमोस्ट 2 केजी चिकन दिया था। तो वो चिकन लेके मैंने आया, घर में दिया। मेरे वाइफ को बोला कि मेरा कज़न सिस्टर ने दिया, उनका नाम पंडिमित है। और मेरा वाइफ ने भी क्या हुआ, उसे पकाया और सामने को बैठ के हमारा बेटी, मैं, वाइफ, हम तीनों आराम से खाया। खाने के बाद नेक्स्ट दिन जब मेरा कज़न सिस्टर घर आया, तो कज़न सिस्टर को वाइफ ने पूछा, आपने कल मीट दिया इनको? बोला, कज़न सिस्टर बोलता ना, नहीं दिया तो इनको। तो मेरा वाइफ ने टक से बोली मुझे कि पक्का भी कहीं से इसने लेके आया, या तो कहीं से इसे मांग के लेके आया, या तो कुछ गड़बड़ करके लेके आया, झूठ क्यों बोल रहा है। तब उन्होंने मेरे सिस्टर को बोल दिया। तब दीदी लोग आए, एक भैया भी आए। तब दीदी लोग आके उनको, उस दिन भी क्या हुआ था कि वो कुछ प्लांटेशन ड्राइव था गांव में, वो तो वहाँ चला गया था। उसको पता था दीदी लोग आ रहे, क्योंकि कॉल में उसने सुना हुआ था। मेरा वाइफ ने बोला कि सिस्टर लोग भी आ रहे हैं गैंगटॉक से लेने के लिए, कहीं मत जाना घर से। तो मैंने समझा क्यों आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए, तो कहीं मेरे को कहीं तो ले जा रही, डर लगा मुझे थोड़ा सा।
तो मैं भी 3 जून को भाग गया घर से, भाग गया कि दीदी लोग आएगा तो मैं भी कहीं बाहर जाके एक्टिव रहा तो मुझे नहीं मिल पाएंगे। तो घर जाते वक्त एक शॉर्टकट है हमारा, जो नीचे से आना पड़ता है, थोड़ा सा एक गली शॉर्टकट जैसा, वो विलेज रोड जैसा वो आ रहा था। तो नीचे से आ रहा था तो ऊपर से एक ब्रदर आ रहा है जो मेरा कज़न ब्रदर था। उनको मिल गया अब रास्ते में, अब भाग नहीं सका तो उन्होंने पकड़ के घर लेके आया मुझे। घर में लेके आ गया, देखा तो सिस्टर लोग सब बैठा था, सिस्टर लोग सब बैठे थे। मेरा 2 सिस्टर आए थे, मेरा वाइफ था और वो कज़न ब्रदर भी लेके आया था। तो मेरे को सीट रूम में रखा, बोला कि सिस्टर ने मेरे को बताया कि अब द्रौपदा ने, आपका वाइफ ने फ़ोन किया कि आपने ड्रग लेके ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ा। तो जब मैंने ये पोजीशन देखा ना, हाथ जोड़ा हुआ पोजीशन, तो ये अच्छा नहीं लगा मेरे को कि दीदी एक भाई को हाथ जोड़। वाइफ का बात तो मैंने नहीं सुना, दूसरा दीदी का बात भी मुझे वो नहीं सुनना है। उनका तो बात क्या हो रहा है कुछ है, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जो मेरा यंगर सिस्टर ने हाथ जोड़ा ना, वो मेरे को लगा। तब मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा। तब मैंने बैग उठाया, गया तो मेरा वाइफ और बच्चे बाहर खड़े होके देख रहा था। तो उस समय वो खड़े हो रहा था तो मैंने बैग उठा के लेके गया, तो उनको मुड़ के भी नहीं देखा, रीस से पूरा गुस्सा हुआ था। ये लोग ने मुझे भेजा, तुम और तुम्हारा बेटी रहना, मैं नहीं आऊँगा, ऐसे बोल के गया था। फिर जब वो गैंगटॉक में वहाँ पे एडमिट हुआ, फ्रीडम में वहाँ पे रखा गया, तब वहाँ देखा तो पहले वाला इंसान वो नहीं था। वहाँ पे जाके 1 महीने बाद तो वो चेंज हो गया था। पहले वाला झगड़ा करने वाला वो वैसा इंसान नहीं था, वो सीधा साधा था वहाँ जाके। पहले तो हमें मालूम नहीं था कि रियाब कैसा है, कैसा होगा वहाँ का लोग। मैंने सुना पीटेगा, वहाँ तो मारपीट होता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, जेल जैसा है ना। लेकिन टोटली इट वाज डिफरेंट। जब मैंने वहाँ पे गया तो फर्स्ट मैं रियाब में इंटर किया तो इट वाज अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। क्या वहाँ पे जो लोग समझते हैं ना, वो बाहर का नहीं समझते। जो रियाब में एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को समझता है, वो बाहर नहीं है। तो हम लोग गए, फिर मैं वहाँ जाके 4 महीना वहाँ पे रुकना पड़ा। 4 महीना से थोड़ा ज़्यादा भी बैठा, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। तो फुटबॉल के वजह से भी मुझे थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ा रियाब में। 5 महीना ऐसा रुकना पड़ा। कि रियाब में क्या होता है कि फर्स्ट संडे फैमिली मीटिंग होता है। तो फर्स्ट संडे मैंने सुना कि अब मेरा वाइफ और बेटी भी आ रहा है, तो बहुत खुश लगा। और उस समय एक फिल्म अभी मेरे को पूरा एकदम मालूम याद है मेरे को। उस समय फिल्म एक बहुत हिट था, हीरो, जैकी श्रॉफ का बेटा होगा शायद। तो वो मूवी देख रहा था और हम लोग गाना चल रहा था, मैं हूँ हीरो तेरा, वो गाना ना फेमस है ना वो। और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मेरा वाइफ आएगा तो थोड़ा सा उसको बुरा तो लगेगा, हस्बैंड तो रियाब में, तो मैं ऐसा फील होने नहीं दूंगा उसको। तो मैं जब उसको मिलने जाऊंगा तो मैं गाना गाऊंगा, मैं हूँ हीरो तेरा बोल के ना। ये गाना गाते गाते मैं वाइफ के पास जाऊंगा, मैंने ये दिमाग में ले लिया था। और थोड़ी देर बाद में मेरा कॉल आ गया। एक लड़के ने दरवाजे से बोला, ओ नानू दाजू आपका वाइफ आ गया, निकल के आओ बोला। तो मैं तो खुश हो गया, मैं हूँ हीरो तेरा गाना गाते गाते मैं भी निकला। जैसे रूम के अंदर इंटर किया, बहुत लोग थे, गाना तो गा नहीं सका, बहुत लोग देख गया तो नर्वस हो गया, भूल भी गया। और बीवी और बेटी थे वहाँ पे। तो मैं अंदर गया और बेबी और बेटी को देखा, मैंने कैसा है बोला, तो बेबी मेरा बेटी रोना शुरू कर दिया। मेरा बेटी जब रोए तो उस समय तो मैंने उनको बोला, अरे मैं तो रिहैब सेंटर में हूँ, आप लोगों तो बाहर से आए हो, मेरा बीवी और बेटी मुझे मिलने के लिए। जब आप लोग मुझे मिलने आए तो मेरे को तो इनकरेज करो ना, आप लोग क्यों रो रहे? आप लोग रोएंगे तो मेरे को और मुश्किल नहीं पड़ेगा, मत रो। इतना बोला मैंने, इतना बोला। उसके बाद वो वाइफ ने मोमो लेके आया था, बैठा और मोमो भी खाया।
उसके बाद थोड़ी देर बाद सब खाया, वो चला गया। चला जाने के बाद मैं अपने रूम में गया। रूम में जाके जब सोया रात को, अपना बिस्तर लगाया ज़मीन में, तो मैं सोया, तब मेरे को एक मन में एक स्ट्राइक हुआ। एक बात मेरे दिमाग में आई। उस समय मैं पहुंच गया था 45 इयर्स ओल्ड, इतना का था। तो 45 इयर्स ओके, एक 45 इयर्स ओल्ड बूढ़ा आदमी होके, और मेरा बेटी था उस समय 16 वर्ष का। 45 इयर्स ओके बाप होके 16 वर्ष का बेटी को रुलाना क्या ठीक बात है? ये बात मेरे को हिट किया। ये बात एक मेरे को मन में लगा ना। तब मैंने उस रात को रात भर रोया, और मैंने उसी समय मैंने डिसाइड किया मैं अब जाऊंगा, जाके एक अच्छा सा मैं एक फादर बन के दिखाऊंगा कि ये रुलाने का टाइम नहीं है ना। ये रुलाया भी मैंने एक बार, और उसके बाद मैं जब रियाब के बाहर आया, मैं अच्छा फादर बनने की कोशिश किया। बेटी मंगन स्कूल क्लास 12 ख़त्म करके कॉलेज चला गया। कॉलेज में हेल्प करना शुरू किया। मैं भी रियाब से अच्छा हो गया ना। लेकिन अच्छा होते होते फिर लाइफ ऐसा होता है ना, कहाँ से फिर कहाँ पहुँचा दिया ना। जब सब ड्रग शक छोड़ा, घर को पूरा याद करना कोशिश किया, फिर ऐसा मोड़ आया कि बेटी बीमार हो गया, है ना। अब वो भी बीमार भी, बहुत बड़ा बीमार, जैसे कैंसर होना नहीं, तो लीवर में होना, ये काफ़ी मुश्किल था। तो मैं और बीबी, हम लोगों ने इनको, बेटी को 2023 में हमने 23 में हम लोगों ने इनको कलकत्ता, वेलोर पूरा हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल उनको पूरा ट्रीटमेंट किया, और डॉक्टर ने तो कह दिया था मुश्किल ही है। फिर भी अब बाप माँ का दिल नहीं मानते हैं ना, तो कुछ तो करके देखते। और हॉस्पिटल में जब बेटी था, तो मेरे मन में कभी कभी तो आता था दिमाग में, ड्रग ले लो क्या? अगर मैं ड्रग ले लिया तो मैं बेटी को फेस कर सकता हूँ, बेटी को मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ। हॉस्पिटल में रात भर भी मैं बैठ के इधर उधर जाना, वो थोड़ा सा दिमाग में भी थोड़ा कम प्रेशर आ जाएगा ड्रग खाने से। ये सोचा आया, ले लूँ क्या? फिर दूसरी बात ने मुझे एक बात फिर मेरे को समझाया कि ड्रग खा के अगर रात में तू बेटी के साथ बैठ नहीं सका, तो ड्रग खा के तो बेटी के सामने सोता रहेगा, तो अपने ही धुन में तो ड्रग के लिए इधर उधर घूमता ही रहेगा, तो ये फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने बोला, वो पिछले जो मैंने ड्रग का हुआ था, वो समझ के मैंने बोला कि नहीं लेना है। तो मैंने पूरा वाइफ, मेरे डॉटर को मैंने संभालने की कोशिश किया। और मेरा सिस्टर ने एक बात बहुत अच्छा बोला, जब मेरा बेटी बहुत बीमार था, वो लास्ट स्टेज में था, तो मेरा सिस्टर ने मुझे बोला, नानू तूने राइट टाइम में ड्रग छोड़ दिया, आज तूने सही टाइम में ड्रग छोड़ दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला क्यों? अगर आज भी तू ड्रग लेते होंगे ना, तो दीदी ने बोला कि आज अगर तू अभी भी ड्रग लेते होते तो तेरा वाइफ पक्का सुसाइड कर लेता। कि देख, तेरा बेटी एक कैंसर पेशेंट आज है या तो कल है, नहीं बस वो छोड़ के जाएगा। तो तूने ठीक समय में ड्रग को छोड़ दिया। तो ये आज खुश लगता है। एक होता ना एक प्रकार के महसूस, जैसे क्या मैंने हो सका तो मेरा चाइल्डहुड में मेरे बेटी को मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया,
लेकिन जब वो बीमार हो गया तो मैंने अच्छा एक बाप के कर्तव्य को निभाया। जब मैं रिहाब से बाहर आया तो आने के बाद तो पहले तो थोड़ा समय लगा उनको फिर वो विश्वास दिलाने को कि मैं ठीक हो गया हूँ बोल के। घर में बैठा 2-3 साल तो वाइफ को हेल्प किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मंगन में भी बहुत बढ़ गया था ड्रग और अल्कोहल का प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैं स्कूल में कभी सड़क में गिटार लेके अवेयरनेस करता था, से नो टू ड्रग्स। तो मैं बाज़ार में भी करता था। तो बाज़ार में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब मैं वो करके 1-2 दिन के बाद बाज़ार चल रहा था मंगन बाज़ार में, एक लेडी आए मेरे पास, रोते रोते मेरे पैर पकड़ा। मैंने बोला पैर मत पकड़िए, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। तो वो लेडी ने बोला कि मेरा बेटा पूरा ड्रग ले रहा है, वो एक बैग में नाइफ भी लिया हुआ है, बोल रहा है कि उनका नाइफ से पिताजी को ख़त्म कर देंगे और वो पूरा नशे में चल रहे, उसको कुछ कर दीजिए। तो मैंने वो बात तो सुनी उनसे, लेकिन क्या करूं अब। मैंने सोचा एक बार तो उसको गैंगटोक शायद रिहैब में ले जाऊं, लेकिन गैंगटोक रिहैब में ले जाऊं तो फिर गैंगटोक रिहैब में पैसा लगता है, तो वो लोग पैसा थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो लड़के को लेके मैं घर में आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक इसको पकड़ के कहीं रिहैब सेंटर जैसा एक स्टार्ट ना करूं, ताकि इसको भी थोड़ा कंट्रोल में लेने के लिए कोशिश ना करूं। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था उस समय। आई वॉज हैविंग ओनली 2500 रुपीज़, 2500 रुपये इतना का मेरे पास था। तो मैं उस समय बैठा, वो सोचने लगा कि क्या करूं। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मंगन में भी एक रिहैब सेंटर जैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक रिहैब सेंटर बैठ के आया, जब वहाँ पे बैठ के आया, प्रोग्राम समझा ना, रिहैब का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, तो क्यों ना वही आई ऑल्सो स्टार्ट इन मंगन बोल के। तो मैं एक कलू विलेज है, एक लेप्चा विलेज है, यहाँ से 7 किलोमीटर है, आपका 7 किलोमीटर है ऊपर एक गांव है, वहाँ पे गया और देखा तो 4 रूम है, टॉयलेट बाहर है। क्या करूँ अब, ठीक है वही घर तो मुश्किल से मिल रहा है। तो मैंने बोला नहीं, आई विल स्टार्ट दिस, यहीं पे मैं शुरू करूँगा। तो मैं फिर गाड़ी लेके निकला, तो मंगन बाज़ार पूरा ढूंढा, वहाँ तो नहीं मिला वो लड़के को। फिर मैं आया, थोड़ा बाज़ार से ऊपर आया, तो बड़ा से थोड़ा सा ऊपर आने से बाद वहाँ पे वो लड़का बैग लेके सड़क में पूरा खा के, मैरोजना खा के जा रहा था। मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा चाहिए हो मैरोजना। तो उन्होंने बोला वो गांव में मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा, गाड़ी भी मेरा है, आजा गाड़ी में। तो उसको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाते वक्त वो बैग जो था उसका नाइफ लिया, वो शर्ट से मैंने ले लिया, वो मैंने छुपा दिया। उसको पता नहीं, वो तो खाया हुआ था, वो तो पिया हुआ था। तो ले जाके सीधा वो गांव में, वो घर में जाके मैंने उसको बंद कर दिया। और उस तरीके से वो फर्स्ट पेशेंट हुए और उसको वहाँ पे रख के हमने धीरे धीरे ट्रीटमेंट किया। फर्स्ट दिन तो मुश्किल हुआ, रात को उसने पूरा हंगामा किया, ये क्या है, मेरे को बंद करके अंदर क्यों रखा है। तब मेरे को रात को उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। नाउ अब रिहैब सेंटर शुरू हो गया मंगन में। सो यू आर द फर्स्ट पेशेंट तुम पहले आदमी हो जो रिहैब सेंटर में अब हम लोगों ने लेके आया। तो उसको वैसा रख के फिर बाद में उसके बाद 1-2 और आने लगा। फिर वहाँ पे 1 बरस बैठ के फिर मैं मंगन स्कूल के सामने एक घर, मेरा कज़न के घर है, वहाँ पे मेरे को रेंट में दे के अभी मैं रेंट में वहाँ पे रिहैब सेंटर चला रहा हूँ। और ये मंगन का जो रिहैब हमने स्टार्ट किया, दिस इज़ विदाउट फी, जो हम लोग 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। इनका पैसे के बदले हम लोग लेते हैं कि फैमिली को, हम जब कोई एडमिशन करते हैं रिहैब में, तो इनको हम बोलते हैं कि महीने में कुछ राशन पानी लेके आना, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह, मंथली फ़ी वही है। अभी हमारा मंगन रिहैब में 13 लोग हैं।
इससे आगे बहुत था, 15-14 था, वो लोग 4 मंथ्स कंप्लीट करके वो लोग घर चले गया। अभी एट प्रेजेंट वी हैव 13 रेसिडेंट्स वी हैव। तो इन लोगों का फिर रूटीन होता है कि सुबह 5 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ के फिर ये लोग प्रेयर करना, मॉर्निंग प्रेयर, फिर ब्रश करना। उसके बाद उन लोगों को हम ग्राउंड लेके जाते हैं, मॉर्निंग वॉक कराते हैं, पीटी कराते हैं, रीडिंग राइटिंग क्लासेस होते हैं। रीडिंग राइटिंग मतलब उनको सिखाते हैं। कोई तो पढ़ा भी नहीं है ना, कोई अनएजुकेटेड है, कोई तो लिखना भी नहीं जानते हैं। तो आफ्टर 10 वी हैव अ इनपुट क्लास होता है, दैट काउंसलिंग। कभी मंगन हॉस्पिटल से आते हैं, कभी हम खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई यहाँ से अच्छे हो गया है, वो लोग आके फिर इनको बाहर कैसे रह रहे वो एक्सपीरियंस शेयर करते 1 घंटा। उसके बाद लंच बनाते हैं ये लोग। लंच बना के फिर लंच खा के आफ्टर लंच दे टेक अ रेस्ट करते हैं 1 से 3 बजे तक पूरा वो लोग को, क्योंकि बॉडी में थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। सो 4 में वो लोग विल टेक टू ग्राउंड में जाके हम लोग फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, ताकि किसी जगह फिर रिहैब का टूर्नामेंट हो। तो आने वाले 15 अगस्त है, 15 अगस्त में भी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं मंगन में। तो 7:30 बाद फिर उन लोग डिनर प्रिपेयर करते हैं। डिनर प्रिपेयर करके फिर 7:30 to 8:30 डिनर खा के 8:30 to 9 बेड में बैठ के वो लोग गपशप करते हैं। 9:30 में लाइट टर्न ऑफ, फिर बुझा के वो लोग 9 बजे सो जाते हैं। तो इस तरह कैसे रूटीन हमने रखा है। तो इन लोगों को बिजी रखना पड़ता है, ताकि फिर डल बैठ के वो दिन में सोचता रहता है, ये दिमाग में नहीं करना। तो उनको बिजी रख के उसी तरह से क्लास हम लोग लेते रहते हैं जी। पहले तो अब स्कूल पढ़ते वक्त तो हम लोग सोचते थे कि अच्छा सा गवर्नमेंट कोई जॉब मिलेगा। ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा, ये वो नहीं था। लेकिन एक अच्छा सा लाइफ जीऊँगा, हो सके अच्छा सा बड़ा सा गाड़ी गवर्नमेंट में, ना गवर्नमेंट जीप में घूमना, ये एक था, वो ट्रैक पे था, वो सोचता था। लेकिन वो मैं बन नहीं पाया। तो जब मैं इस ट्रैक पे निकला हूँ तो ये अच्छा काम है, क्योंकि सोसाइटी को भी आज ये काम का ज़रूरत है कि हो सके। यस, हम लोग बन नहीं पाए डॉक्टर, टीचर, हमारा सपना था लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन हम नेक्स्ट टू डॉक्टर तो काम कर रहे हैं अभी। एटलीस्ट रिहैब का काम भी एक किसी का लाइफ बचाने के लिए डॉक्टर ही बनना नहीं पड़ेगा। यस, किसी का लाइफ बचाने के लिए आपको यू हैव टू बी वर्क फ्रॉम योर हार्ट।